हेलो बच्चों, हम स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक सेकंड चैप्टर का फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कोऑपरेटिव सोसाइटीज। बच्चों, कोऑपरेटिव सोसाइटीज क्या होते हैं उसको समझते हैं। द वर्ड कोऑपरेटिव मीन्स वर्किंग टुगेदर एंड विथ अदर्स फॉर ए कॉमन पर्पज। देखिए कह रहा है कोऑपरेटिव मीन होता है वर्किंग टुगेदर, एक साथ काम करना है, एंड विथ अदर्स और औरों के साथ करना, फॉर ए कॉमन पर्पस, कोई एक कॉमन पर्पस के लिए। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं। द कोऑपरेटिव सोसाइटी इज कंपल्सरी रिक्वायर्ड टू बी रजिस्टर्ड अंडर द कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट 1912। कह रहा है जो कोऑपरेटिव सोसाइटी है उसने कंपल्सरी रिक्वायर होता है कि उसको रजिस्टर्ड करना पड़ता है अंडर कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट के थ्रू 1912, तभी उसे वैलिड माना जाएगा। द पर्पज ऑफ सेटिंग अप ए कोऑपरेटिव सोसाइटी इज सिंपल इनफ एंड एट द मोस्ट व्हाट इज रिक्वायर्ड इज द कंसेंट ऑफ एट लीस्ट 10 अडल्ट पर्सन टू फॉर्म ए सोसाइटी। बोला एक कोऑपरेटिव सोसाइटी फॉर्म करने के लिए क्या सबसे ज्यादा रिक्वायरमेंट है? कह रहा है कंसेंट होनी चाहिए ऑफ एटलीस्ट 10 अडल्ट पर्सन, 10 अडल्ट पर्सन होने चाहिए जिनकी कंसेंट होनी चाहिए, तभी आप एक कोऑपरेटिव सोसाइटी फॉर्म कर पाएंगे। समझ में आ गया? तो इंपॉर्टेंट कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या है? जहां मिनिमम 10 लोग होने कंपलसरी हैं और वो एक कॉमन पर्पस के लिए काम करेंगे। नेक्स्ट है फीचर्स। द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए कोऑपरेटिव सोसाइटी। बच्चों, फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स सेम होते हैं। ठीक है, अगर फीचर्स पूछेगा आपसे एग्जाम में तब भी आप यही पॉइंट एक्सप्लेन करेंगे, एंड कैरेक्टरिस्टिक्स पूछेगा तब भी यही पूछेंगे। अब कोऑपरेटिव सोसाइटीज के फीचर्स क्या हैं? फर्स्ट पॉइंट कह रहा है वॉलेंट्री मेंबरशिप। कैसी मेंबरशिप? वॉलेंट्री मेंबरशिप। वॉलेंट्री मतलब होता है बच्चों जो अपने मर्जी से उस ग्रुप को ज्वाइन करते हैं। हमने अभी समझा कि कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाने के लिए 10 लोग मिनिमम चाहिए, मैक्सिमम कितने भी हो सकते हैं। तो वॉलेंट्री मेंबरशिप मतलब इस सोसाइटी में जो भी लोग होंगे अपनी मर्जी से ज्वाइन हुए होंगे, भाई किसी ने उन्हें फोर्स नहीं किया होगा। पढ़ते हैं। द मेंबरशिप ऑफ ए कोऑपरेटिव सोसाइटी इज वॉलेंट्री। देखिए वही लिखा है, जो मेंबरशिप है कोऑपरेटिव सोसाइटी में वॉलेंट्री है। वॉलेंट्री मतलब होता है विलिंग, अपनी मर्जी से जो ज्वाइन करना चाहे। A person is free to join a cooperative society and can also leave anytime as per his desire। बोला जो भी पर्सन है वो फ्री है कभी भी कोऑपरेटिव सोसाइटी ज्वाइन करने के लिए, और कभी भी उसको छोड़ भी सकता है अपने अकॉर्डिंग। नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों लीगल स्टेटस। लीगल स्टेटस बच्चों अगर समझना तो समझो कि ये वैलिड है या नहीं है। लीगल जहां पे भी वर्ड आ जाता है मतलब कानून से रिलेटेड, लॉ से रिलेटेड, लीगल वर्ड लॉ से। तो कह रहा है कि ये लीगल है, लीगल स्टेटस है, मतलब इन द आई ऑफ गवर्नमेंट ये वैलिड होती है। समझते हैं। रजिस्ट्रेशन ऑफ ए कोऑपरेटिव सोसाइटी इज कंपल्सरी। कह रहा है रजिस्ट्रेशन जो है कोऑपरेटिव सोसाइटी का कंपलसरी है, उसे कंपलसरी करना पड़ता है। दिस अकॉर्ड्स ए सेपरेट आइडेंटिटी टू द सोसाइटी विच इज डिस्टिंक्ट फ्रॉम इट्स मेंबर। बोला दिस अकॉर्ड, जैसे ही हम रजिस्टर कराएंगे उससे सेपरेट आइडेंटिटी मिल जाती है एक सोसाइटी को, विच इज डिस्टिंक्ट फ्रॉम इट्स मेंबर, वो अलग होती है उसके मेंबर से। द सोसाइटी कैन एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट एंड होल्ड प्रॉपर्टी इन इट्स नेम। कह रहा है जो एक सोसाइटी है वो किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो सकती है, एंड जो भी प्रॉपर्टी है उसे अपने नेम से होल्ड कर सकती है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट समझते हैं लिमिटेड लायबिलिटीज। बच्चों ये पॉइंट तो आपको बहुत बार मिल रहा है तो इसे ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, लेकिन तब भी समझ लेते हैं। द लायबिलिटीज ऑफ द मेंबर्स ऑफ ए कोऑपरेटिव सोसाइटी इज लिमिटेड to the extent of the amount contributed by them as capital। बोला जो लायबिलिटी है इसके मेंबर्स की कोऑपरेटिव सोसाइटी में वो लिमिटेड है। क्या है? लिमिटेड है। कितनी? टू द एक्सटेंट ऑफ द अमाउंट कंट्रीब्यूटेड बाय देम एज कैपिटल। जितना उनने कैपिटल के फॉर्म में पैसे इन्वेस्ट किए होंगे कोऑपरेटिव सोसाइटी में उतना ही उन्हें लॉस हो सकता है, उससे ज्यादा लॉस नहीं हो सकता। मतलब बच्चों
समझिए कि ये कोऑपरेटिव सोसाइटी है, इसमें मिनिमम 10 मेंबर्स होंगे, ये तो हमने रीड कर लिया। और ये कुछ मेंबर्स हैं जो मैं एग्जांपल के बना रहा हूं, 2 मेंबर बनाए हैं। इस मेंबर ने इस फर्म में ₹10,000 इन्वेस्ट किए। कितने इन्वेस्ट किए? एज ए कैपिटल। किस फॉर्म में? एज ए कैपिटल। और कैपिटल बच्चों मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, जब भी बिजनेस का ओनर अपने बिजनेस में इन्वेस्ट करता है तो इस पर्सन का नाम है ए, अपने बिजनेस में 10,000 रुपए इन्वेस्ट किए थे, तो इसे मैक्सिमम लॉस कह रहा है वो भी 10,000 हो सकता है, उससे ज्यादा नहीं हो सकता। ऐसे ये पर्सन बी है, अगर इसने 20,000 इन्वेस्ट किए होंगे तो इसको मैक्सिमम लॉस कितना होगा? 20,000 का होगा, उससे ज्यादा नहीं होगा। इसी का मतलब होता है लिमिटेड लायबिलिटी। सो नेक्स्ट समझते हैं। कंट्रोल। नेक्स्ट पॉइंट है कंट्रोल। इन ए कोऑपरेटिव सोसाइटी द पावर टू टेक डिसीजंस लाइज इन द हैंड ऑफ एन इलेक्टेड मैनेजिंग कमिटी। बोला जो ये कोऑपरेटिव सोसाइटी है, ये कोऑपरेटिव सोसाइटी, इसमें 10 मेंबर होंगे और उन 10 मेंबरों में से कोई एक कमेटी का हेड बनेगा। क्या बनेगा? एक कमेटी का हेड बनेगा। तो सारा कंट्रोल इस कोऑपरेटिव सोसाइटी के पास, इस कोऑपरेटिव सोसाइटी का सारा कंट्रोल उस हेड के पास होता है। द राइट टू बोर्ड गिव्स द मेंबर ए चांस टू चूज द मेंबर हु विल कंस्टिट्यूट द मैनेजिंग कमिटी एंड दिस लेंड्स द कोऑपरेटिव सोसाइटी ए डेमोक्रेटिक कैरेक्टर। बोला जितने भी मेंबर होंगे, 10 मेंबर होते हैं मिनिमम, बहुत सारे भी हो सकते हैं, ये सब वोट करेंगे और किसी एक मेंबर को मैनेजिंग डायरेक्टर मतलब हेड बना देंगे। लास्ट पॉइंट है बच्चों सर्विस मोटिव। द कोऑपरेटिव सोसाइटी थ्रू इट्स पर्पस लेस एम्फेसिस ऑन द वैल्यूज ऑफ म्यूचुअल हेल्प एंड वेलफेयर। जो कोऑपरेटिव सोसाइटी का मोटिव होता है वो होता है सर्विस देना। क्या प्रोवाइड करना? सर्विस प्रोवाइड करना। म्यूचुअल हेल्प, मिलके हेल्प करें। हिंस मोटिव ऑफ सर्विस डोमिनेट्स इट्स वर्किंग। तो इनका मोटिव क्या होता है? कह रहा है सर्विस देना। If any surplus is generated as a result of its operation, it is distributed among the members as dividend in conformity with bylaws of the society। कह रहा है सर्विस देने में अगर कुछ प्रॉफिट हो जाता है तो वो उनके मेंबर्स को डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा एज ए डिविडेंड। किस फॉर्म में? डिविडेंड फॉर्म में। सो बच्चों नेक्स्ट पढ़ते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटीज के मेरिट्स। मेरिट्स मतलब फायदे। फर्स्ट पॉइंट बोला है इक्वलिटी इन वोटिंग स्टेटस, मतलब जितने भी मेंबर हैं, और हमने पढ़ा कितने मेंबर हो सकते हैं? कम से कम 10। सबके पास वोटिंग राइट है, इक्वलिटी है। और सबसे बड़ा बेनिफिट इक्वलिटी इन वोटिंग स्टेटस। द प्रिंसिपल ऑफ वन मैन वन वोट गवर्न्स द कोऑपरेटिव सोसाइटी। एक आदमी के पास एक वोट होगा, ये सबसे बड़ा इसका फायदा है। सेकेंड पॉइंट लिमिटेड लायबिलिटीज। ये तो बच्चों अभी डिस्कस किया, इसको डिस्कस करने की भी जरूरत नहीं है। स्टेबल एग्जिस्टेंस, इसको समझते हैं बच्चों। कहना है डेथ, बैंक्रप्सी और इंसैनिटी ऑफ द मेंबर्स डू नॉट अफेक्ट कॉन्टिन्यूटी ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी। A society therefore operates unaffected by any changes in the membership। कह रहा है अगर कोऑपरेटिव सोसाइटी में किसी भी मेंबर की डेथ हो जाती है या वो बैंकरप्ट हो जाता है या वो चाहता नहीं है, इसका ये मतलब नहीं है कि बल उससे कोऑपरेटिव सोसाइटी बंद हो जाएगी। कोऑपरेटिव सोसाइटी कंटिन्यू रहती है, किसी की भी डेथ होने से या वो बैंकरप्ट हो जाए, इससे कोऑपरेटिव सोसाइटी में कोई फर्क नहीं पड़ता। नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों इकोनॉमी इन ऑपरेशन। द मेंबर्स जनरली ऑफर्स ऑनरी सर्विस टू द सोसाइटी एज द फोकस इज ऑन एलिमिनेशन ऑफ मिडिलमैन। दिस हेल्प इन रिड्यूसिंग कॉस्ट। बोला है जो भी कोऑपरेटिव सोसाइटी का मेंबर होते हैं इनको ऑनरी सर्विस देते हैं, मतलब ये मिडिल मैन को एलिमिनेट कर देते हैं, जिससे किसी भी चीज की कॉस्ट कम हो जाती है। द कस्टमर और प्रोड्यूसर देमसेल्फ आर मेंबर्स। द कस्टमर और प्रोड्यूसर देमसेल्फ आर मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी एंड हेंस द रिस्क ऑफ बैड डेब्ट इज लोअर।
कह रहा है जो कस्टमर है और प्रोड्यूसर है दोनों ही मेंबर हो सकते हैं सोसाइटी के। इससे बैड डेब्ट मतलब बच्चे होता है जो पैसा मिलने की उम्मीद नहीं होती, वो रिस्क कम हो जाता है। फिर बोल रहा है सपोर्ट फ्रॉम द गवर्नमेंट, जो भी कोऑपरेटिव सोसाइटीज होती हैं उन्हें गवर्नमेंट भी सपोर्ट करती है, हेल्प करती है। और लास्ट पॉइंट बोल रहा है ईज ऑफ फॉर्मेशन, कह रहा है कोऑपरेटिव सोसाइटी को स्टार्ट करना इजी है। द कोऑपरेटिव सोसाइटी कैन बी स्टार्ट विद ए मिनिमम ऑफ 10 मेंबर्स, सिर्फ 10 मेंबर अरेंज कीजिए और आप कोऑपरेटिव सोसाइटी स्टार्ट कर सकते हैं। बस उसके लिए आपको रजिस्टर्ड होना पड़ता है, कहाँ? कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1912 में। बच्चों हमने फीचर्स पढ़ लिए, मेरिट्स पढ़ लिए, ऐसे ही लिमिटेशंस पढ़ते हैं। लिमिटेशन में बोल रहे हैं लिमिटेड रिसोर्सेस, क्या है? रिसोर्सेस लिमिटेड है बच्चों। 10 मेंबर हैं, वो जितना भी कैपिटल लाएंगे, जो भी पैसा लाएंगे, उतना ही तो रिसोर्सेस होगा। तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कोऑपरेटिव सोसाइटी में कि उसके पास रिसोर्सेस, पैसा, कैश कम होता है। नेक्स्ट पॉइंट है इनएफिशिएंसी इन मैनेजमेंट, जो मैनेजमेंट है वो इनएफिशिएंट होता है, क्योंकि कोऑपरेटिव सोसाइटी में तो कोई भी मेंबर इसका मेंबर बन सकता है, जो वॉलेंट्री मेंबरशिप, जो अपना मन जिसकी मर्जी होगी। वो जरूरी नहीं है कि उस काम को, जो भी कोऑपरेटिव सोसाइटी जो भी काम कर रही है उसमें एक्सपर्ट हो। तो ये इसीलिए इसका एक लिमिटेशन बन जाता है कि इनएफिशिएंसी है मैनेजमेंट में। थर्ड पॉइंट है स्टूडेंट लैक ऑफ सीक्रेसी, मतलब इतने सारे मेंबर्स हैं तो कोई भी इंफॉर्मेशन कोऑपरेटिव सोसाइटी की सीक्रेट रखने में प्रॉब्लम होती है, क्योंकि कोई ना कोई पर्सन उस इंफॉर्मेशन को कहीं ना कहीं रिवील कर देता है, बता देता है। तो एक प्रॉब्लम ये आती है। नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों फोर्थ पॉइंट गवर्नमेंट कंट्रोल। कोऑपरेटिव सोसाइटी में अभी हमने पढ़ा कि कौन सपोर्ट करता है? गवर्नमेंट। अगर गवर्नमेंट सपोर्ट करेगी तो उसको कंट्रोल भी करेगी बच्चों, ये होता है, फैक्ट है, ठीक है। फिर है लास्ट पॉइंट है डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन। एक लिमिटेशन ये भी है कोऑपरेटिव सोसाइटी का, क्योंकि डिफरेंट फील्ड के लोग कोऑपरेटिव सोसाइटी ज्वाइन करते हैं, तो सबकी थिंकिंग अलग होती है, और जैसे थिंकिंग अलग होगी तो उससे प्रॉब्लम आने लग जाएंगी। किसी भी कोऑपरेटिव सोसाइटी में क्या आने लग जाएंगी? प्रॉब्लम्स आने लग जाएंगी। अब बच्चों समझते हैं टाइप्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज। कोऑपरेटिव सोसाइटीज कितने टाइप की होती हैं? फर्स्ट पॉइंट है कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटीज। समझते हैं ये क्यों बनाई जाती हैं। द कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटीज आर फॉर्म टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ कंज्यूमर। बोला जो भी कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटीज होती हैं वो इसलिए फॉर्म की जाती हैं जिससे हम प्रोटेक्ट कर सकें इंटरेस्ट ऑफ कंज्यूमर। कंज्यूमर बच्चों मतलब जैसे आप और हम कुछ भी चीज परचेज करना जा रहे हैं, कोई हमसे चीटिंग ना करें, इसीलिए कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटीज बनाई जाती हैं। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट क्या है? कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटीज। नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों, जैसे हमने पढ़ा कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटीज, उसी कंटेक्स्ट में प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव सोसाइटीज। समझते हैं ये वाली कोऑपरेटिव सोसाइटी क्यों फॉर्म होती है। These societies are set up to protect the interest of small producers। बोला ये सोसाइटी इसलिए फॉर्म होती है क्योंकि छोटी छोटी कंपनियां भी होती हैं मार्केट में जो कोई भी गुड्स प्रोड्यूस करती हैं, और बड़ी बड़ी कंपनी भी होती हैं। बड़ी कंपनी छोटी कंपनियों को बंद ना करवा दें या उन पे प्रेशर ना डालें, इसीलिए ये छोटी छोटी कंपनियां क्या फॉर्म करती हैं? कोऑपरेटिव सोसाइटीज। The member compromise of producer desirous of procuring inputs for production of goods to meet the demand of consumer। ये सोसाइटी इसलिए बनती है कि जो भी डिमांड है कस्टमर की उसको फुलफिल करा जैसे। नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों मार्केटिंग कोऑपरेटिव सोसाइटीज। Such societies are established to help small producer in selling their product। बोला ऐसी कोऑपरेटिव सोसाइटीज इसलिए फॉर्म की जाती हैं क्योंकि जो भी स्मॉल प्रोड्यूसर होते हैं, जो हमने अभी पढ़ा, छोटे छोटे बिजनेसमैन जो होते हैं, वो अपने गुड्स को सेल कर सकें, इसलिए ये मार्केटिंग कोऑपरेटिव सोसाइटीज फॉर्म होती हैं। जो अगर छोटी छोटी कंपनियां मार्केट करेंगी तो रीजनेबल प्राइस, मतलब ऐसे प्राइस में गुड्स सेल करेंगे जो जिन्हें हम अफोर्ड कर सकें, परचेज कर सकें।
इसी कंटेक्स्ट में फोर्थ पॉइंट है बच्चों, फार्मर्स कोऑपरेटिव सोसाइटीज। मतलब फार्मर किसान लोग भी कोऑपरेटिव सोसाइटीज में बनाते हैं, मतलब 10, 15, 20 फार्मर्स मिलके एक कोऑपरेटिव सोसाइटीज बनाते हैं। अब ये क्यों बनाते हैं वो समझते हैं। These societies are established to protect the interest of farmers। बोला ये सोसाइटीज इसलिए स्टैब्लिश होती हैं जिससे हम प्रोटेक्ट कर सके इंटरेस्ट किसका, फार्मर्स का। बाई प्रोवाइडिंग बेटर इनपुट एट अ रीजनेबल कॉस्ट। बोला उन्हें बेटर इनपुट प्रोवाइड करके, इनपुट में बच्चों फर्टिलाइजर्स भी हो सकते हैं, खाद, ठीक है, मशीनरी वगैरह हो सकती है जिससे वो कल्टीवेशन खेती कर सकें। ये सब चीजें हम उन्हें रीजनेबल प्राइस में प्रोवाइड कर सकें। ऐसी बच्चों नेक्स्ट कोऑपरेटिव सोसाइटी है क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी। समझते हैं क्या होती है। क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज आर एस्टैब्लिश्ड फॉर प्रोवाइडिंग इजी क्रेडिट ऑन रीजनेबल टर्म्स टू दी मेंबर्स। बोला है क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी मतलब बच्चों होता है क्रेडिट मतलब उधार देना, क्रेडिट मतलब उधार होता है। तो क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज क्या कह रहे हैं, क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज आर एस्टैब्लिश्ड फॉर प्रोवाइडिंग इजी क्रेडिट। बोला है क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज इसलिए एस्टैब्लिश की जाती हैं, फॉर्म की जाती हैं जिससे हम प्रोवाइड कर सकें इजी क्रेडिट, आसानी से किसी को लोन दे सकें ऑन रीजनेबल टर्म्स टू दी मेंबर्स। कुछ छोटे छोटे कंडीशंस पे उनको लोन मिल जाता है उनके मेंबर्स को, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटीज। कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटीज इसको समझते हैं। Cooperative housing societies are established to help people with limited income to construct houses at reasonable cost। बोला कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी वो होती है जो established होती है, हेल्प करती है उन लोगों को जिनके पास लिमिटेड इनकम है और वो अपना घर बनाना चाहते हैं, तो उनको रीजनेबल कॉस्ट पे पैसे दे देती है, मतलब लोन दे देती है एक तरीके से, जिससे वो अपना घर बना सकें। समझ में आ गया। तो हमने 6 कोऑपरेटिव सोसाइटीज पढ़ी, डिफरेंट क्या होती हैं। सो बच्चों नेक्स्ट टॉपिक है और इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है ज्वाइंट स्टॉक कंपनी। क्या, ज्वाइंट स्टॉक कंपनी। समझते हैं। अ कंपनी इज एन एसोसिएशन ऑफ पर्सन फॉर्म फॉर कैरिंग आउट बिजनेस एक्टिविटीज एंड हैज ए लीगल स्टेटस इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स मेंबर। कह रहा है कंपनी एक एसोसिएशन ऑफ पर्सन है जो फॉर्म करता है कैरिंग आउट बिजनेस एक्टिविटीज, किस लिए, बिजनेस एक्टिविटीज करने के लिए, और ये भी एक लीगल स्टेटस है, मतलब ये भी गवर्नमेंट की आईज में वैलिड है और इंडिपेंडेंट है ऑफ इट्स मेंबर्स। मतलब कंपनी और इसके ओनर दोनों अलग अलग माने जाएंगे, कोई एक नहीं माना जाएगा। A company can be described as an artificial person having a separate legal entity। बच्चों जो एक कंपनी होती है, मैं एक ड्राइंग बना रहा हूं, मान लीजिए ये कंपनी है, इसे आर्टिफिशियल पर्सन बोला जाता है। इसे क्या बोला जाता है, कह रहे हैं आर्टिफिशियल पर्सन। और इसके जो मेंबर हैं, ओनर हैं, वो अलग अलग होते हैं, मतलब ये अलग माने जाएंगे इस बिजनेस से और ये बिजनेस अलग माने जाएगा, दोनों को एक नहीं बोल सकते। तो पर्सन 2 टाइप के होते हैं, एक तो ये नेचुरल पर्सन और एक आर्टिफिशियल पर्सन। तो गवर्नमेंट की आई में ये कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन होती है। आर्टिफिशियल पर्सन हैविंग सेपरेट लीगल एंटिटी। सेपरेट लीगल एंटिटी मतलब बच्चों जो मैंने बोला, इसके मेंबर्स अलग, कंपनी अलग, सेपरेट लीगल एंटिटी। परपेचुअल सक्सेशंस। परपेचुअल सक्सेशन मतलब ये होता है बच्चों जो भी इस कंपनी का मैनेजर बनेगा, जिसे डायरेक्टर बोलते हैं, डायरेक्टर बोलेगा अगर इस बंदे की डेथ हो गई या कुछ हो गया तो फिर जो दूसरा सीनियर मोस्ट आदमी होगा वो इस कंपनी का मैनेजर बन जाएगा। दिस इज परपेचुअल सक्सेशन। मतलब एक जाएगा तो दूसरा आ जाएगा उसकी पोजीशन में, दूसरा जाएगा तीसरा आ जाएगा। दिस इज परपेचुअल सक्सेशन। एंड ए कॉमन सील। बोले एक स्टैंप होगी बच्चों, स्टैंप होती है वो एक कॉमन होगी, चाहे कोई भी डायरेक्टर आए लेकिन स्टैंप कॉमन होगी, वो चेंज नहीं होगी। कॉमन सील। द कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज गवर्न बाय द कंपनीज एक्ट 2013। बच्चों जितनी भी कंपनी है उनको रजिस्टर्ड होना है कंपनीज एक्ट 2013 से, और ये कंपलसरी होता है। ये क्या होता है, कंपलसरी होता है।
तो कंपनी, ज्वाइंट स्टॉक कंपनी के बारे में हमने क्या क्या पढ़ा। कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन होती है, अपने मेंबर्स और कंपनी अलग अलग होती है। फिर पढ़ा हमने परपेचुअल सक्सेशन, मतलब एक मैनेजिंग डायरेक्टर की अगर डेथ हो गई या वो रिटायरमेंट ले रहा है तो वो चले जाएगा, फिर दूसरा बन जाएगा, दूसरा जाएगा, तीसरा बन जाएगा, ऐसे ही नेक्स्ट नए नए मैनेजिंग डायरेक्टर आते रहेंगे। और एक कॉमन सील होती है, मतलब एक कॉमन स्टैंप होती है जो सब लोग यूज करते हैं। आगे समझते हैं फीचर्स क्या हैं कंपनी के। तो बच्चों बोल रहा है फीचर्स में आर्टिफिशियल पर्सन, कैसा पर्सन है, आर्टिफिशियल पर्सन, जो मैंने आपको समझा दी। ए कंपनी इज ए क्रिएशन ऑफ लॉ, बोला है कंपनी को कौन क्रिएट करता है, लॉ, एंड एग्जिस्ट इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स मेंबर, और अपने मेंबर से इंडिपेंडेंट होती है, लाइक नेचुरल पर्संस। ए कंपनी कैन ओन प्रॉपर्टी, कंपनी अपने नेम से प्रॉपर्टी परचेज कर सकती है, इनक्योर डेब्ट्स, डेप्ट ले सकती है, बोरो मनी, पैसे ले सकती है, एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट, किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर सकती है, स्यू एंड बी शूड, स्यू एंड बी शूड मतलब बच्चों ये होता है, स्यू मतलब होता है किसी पे केस करना, कंपनी किसी पे केस कर सकती है और कोई कंपनी पे भी केस कर सकता है। बट अनलाइक देम इट कैन नॉट ब्रीथ, बट ये ब्रीथ सांस नहीं ले पाती, ईट खाना नहीं खा पाती, रन और टॉक ना ही दौड़ पाती ना ही बोल पाती, एंड सो ऑन। हिंस इट इज देयरफॉर कॉल्ड एन आर्टिफिशियल पर्सन, इसीलिए इसे क्या बोला जाता है, आर्टिफिशियल पर्सन। नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों सेपरेट लीगल एंटिटी। क्या, सेपरेट लीगल एंटिटी, अपने मेंबर से कंपनी अलग होती है, यह अभी मैंने समझाया था, फिर से पढ़ते हैं। फ्रॉम द डेज ऑफ इट्स इनकॉर्पोरेशन, इनकॉर्पोरेशन मतलब होता है बच्चों ये बिजनेस स्टार्ट करना। ए कंपनी एक्वायर्स एन आइडेंटिटी, कंपनी एक्वायर करती है एक आइडेंटिटी, अपनी पहचान, डिस्टिंक्ट फ्रॉम इट्स मेंबर, अपने मेंबर से अलग। बच्चों जैसे रिलायंस है, रिलायंस जियो है, हम उसे रिलायंस जियो के नाम से जानते हैं, लेकिन उसके ओनर तो मुकेश अंबानी है। तो यही है सेपरेट लीगल एंटिटी, कंपनी अलग है, उसके मेंबर अलग हैं। फॉर्मेशन, इसको फॉर्म कैसे कर सकते हैं, बोल रहे हैं द फॉर्मेशन ऑफ ए कंपनी इज ए टाइम कंज्यूमिंग, कंपनी को फॉर्म करना एक टाइम कंज्यूमिंग है, बहुत समय लगता है, एक्सपेंसिव एंड कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस, बहुत ज्यादा खर्चा आता है और बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, टफ है मतलब। इट इन्वॉल्व द प्रिपरेशन ऑफ सेवरल डॉक्यूमेंट्स, इसमें बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स बनाने पड़ते हैं, एंड कंप्लायंस विद सेवरल लीगल रिक्वायरमेंट्स, और बहुत सारी लीगल रिक्वायरमेंट होती हैं बिफोर इट कैन स्टार्ट फंक्शनिंग। इनकॉर्पोरेशन ऑफ ए कंपनी इज कंपल्सरी, बोल रहा है इनकॉर्पोरेशन मतलब कंपनी को रजिस्टर्ड करना, स्टार्ट करना कंपल्सरी है अंडर द कंपनीज एक्ट 2013, बोला जो कंपनीज एक्ट 2013 है उसमें इनकॉर्पोरेट होना कंपल्सरी है। परपेचुअल सक्सेशन, परपेचुअल सक्सेशन मतलब अभी मैंने बताया एक डायरेक्टर आएगा फिर दूसरा, अगर उसकी कुछ डेथ हो गई, कुछ भी प्रॉब्लम होगी उसके साथ तो दूसरा आ जाएगा, तीसरा आ जाएगा। तो मतलब ऐसा नहीं है कि किसी मैनेजिंग डायरेक्टर की डेथ हो गई तो वो कंपनी बंद हो जाएगी। अ कंपनी बीइंग ए क्रिएटेड ऑफ द लॉ, कौन क्रिएट करता है, कह रहा है लॉ, कैन बी ब्राउट टू एन एंड ओनली बाय लॉ, और बंद भी हो सकती है सिर्फ लॉ से ही, किसी पर्सन की डेथ होने से या कुछ होने से उस कंपनी को कुछ नहीं होगा। इट विल ओनली सीज टू एग्जिस्ट व्हेन ए स्पेसिफिक प्रोसीजर फॉर इट्स क्लोजर कॉल्ड वाइंडिंग अप इज कंप्लीटेड, बोला अगर कंपनी को बंद करना है तो एक स्पेशल प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा जिसे वाइंडिंग अप बोलते हैं। मेंबर्स में कम एंड मेंबर्स में गो, बोले जो मेंबर हैं वो आएंगे, मेंबर जाएंगे, बट द कंपनी कंटिन्यू टू एग्जिस्ट, बट लेकिन कंपनी कंटिन्यू रहेगी। कंट्रोल, अब कंपनी का कंट्रोल किन पे रहता है, द मैनेजमेंट एंड कंट्रोल ऑफ द अफेयर्स ऑफ द कंपनी इज अंडरटेकन बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, कह रहा है जो भी कंट्रोल है कंपनी का वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स पे रहता है। जैसे बच्चों रिलायंस के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है, मुकेश अंबानी, तभी वो रिलायंस को कंट्रोल कर लेते हैं, लेकिन वो बिजनेस अलग है उनसे। नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों सिक्स्थ, लायबिलिटी। द लायबिलिटी ऑफ द मेंबर इज लिमिटेड, बोला है जो मेंबर्स की लायबिलिटी है, मतलब रिलायंस कंपनी में जो मुकेश अंबानी मेंबर है उनकी लायबिलिटी लिमिटेड है, जितना पैसा उनने उस कंपनी में इन्वेस्ट किया होगा उनको उतना ही लॉस होगा, उससे ज्यादा लॉस नहीं होगा। टू द एक्सटेंट ऑफ द कैपिटल कंट्रीब्यूटेड बाय देम इन ए कंपनी, जितना पैसा उनने कंपनी में कंट्रीब्यूट किया है उन्हें उतना ही
लॉस होगा, उससे ज्यादा नहीं होगा। नेक्स्ट बच्चों बोल रहा है कॉमन सील, एक स्टैम्प बन जाएगी जो वही फॉलो होगी ईयर बाय ईयर। अ कंपनी मे और मे नॉट हैव ए कॉमन सील, बोला है कंपनी के पास एक कॉमन सील हो भी सकती नहीं भी हो सकती। इफ ए कंपनी हैज ए कॉमन सील, बोला अगर कंपनी के पास कॉमन सील है, इट मस्ट बी अफिक्स्ड टू द डॉक्यूमेंट सच एज एग्रीमेंट ऑफ ए कंपनी। तो उस कॉमन सील को कह रहा है अफिक्स्ड करना पड़ेगा, स्टैम्प करना पड़ेगा डॉक्यूमेंट में, कोई भी एग्रीमेंट होंगे और किसी भी कंपनी के। तो बच्चों आपके स्कूल में भी स्कूल के डॉक्यूमेंट, आपके डॉक्यूमेंट में एक स्टैम्प लगती है स्कूल की, उसी तरीके से एक कॉमन सील होता है कंपनीज का भी। रिस्क बियरिंग, रिस्क कैसे शेयर किया जाता है अब ये समझना है। द रिस्क ऑफ लॉसेस इन ए कंपनी इज बोर्न बाय ऑल द शेयर होल्डर्स, जितने भी कंपनी में बोला शेयर होल्डर्स होते हैं वो सब, उन सब अगर रिस्क होगा तो वो सब बॉर्न करेंगे। दिस इज अनलाइक द केस ऑफ सोल प्रोप्राइटर, बोला ऐसा सोल प्रोप्राइटर में नहीं होता था, सोल प्रोप्राइटर और पार्टनरशिप फर्म, वेयर वन और फ्यू पर्सन रिस्पेक्टिवली बियर द लॉसेस, जहां एक या कुछ लोग मिलके ही लॉस बियर करते थे। बट कंपनी के केस में जितने भी शेयर होल्डर होंगे वो सब उस रिस्क को बॉर्न करेंगे। तो बच्चों ये पढ़ लिया हमने फीचर्स। मेरिट्स हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे स्टूडेंट्स। थैंक यू सो मच।